नहीं नहीं यहीं पे ऑनलाइन क्लास होता है। ऑनलाइन के तुम्हारे साथ हाँ
स्क्रीनशॉट लो, हम फिर बताते हैं, समझा रहे हैं सारा चीज। यस सर ठीक है। एक बार पढ़ लो, कुछ बताए होंगे ये, एक बार पढ़िए। देखो ध्यान दे, दिखाया क्या है, चार्ज। कोई भी सब्सटेंस यदि, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, ये यदि मार्कर का ही बात करें, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, एटॉम बोलते हैं। एटॉम से भी छोटा पार्टिकल, सब पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, पाया गया कि दो जो सब पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों अलग अलग तरह का कुछ टेंडेंसी रख रहा है। क्या टेंडेंसी रख रहा है? दोनों को यदि हम सामने लाते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि हम दो इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है, दो प्रोटॉन को ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग टेंडेंसी देखा गया, तो इसी को बोला गया चार्ज। कि हर एक ऑब्जेक्ट में सब पार्टिकल्स ऐसे होते ही हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो अलग अलग तरह का टेंडेंसी। उसका नाम दिया गया क्या, चार्ज, कि भाई उसमें चार्ज है। एक जैसा चार्ज यदि है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में एक जैसा है, क्योंकि दोनों सेम है इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी सेम होगा, सेम तरह का टेंडेंसी रख रहा है। कुछ ऐसा हिडन प्रॉपर्टी होने के कारण वो रिपेल कर रहा है, उसको चार्ज बोला जाता है। तो यही है चार्ज। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, एटॉम होगा, एटॉम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, और उसमें मतलब बिना चार्ज का कोई भी ऑब्जेक्ट, सबसे प्राइमरी यदि हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या इसे क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। और ये किस कारण से होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की कोई भी एटॉम यदि है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। एक प्रोटॉन में चार्ज इतना ही, लेकिन पॉजिटिव, अपोजिट नेचर। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। मतलब ओवरऑल चार्ज कितना, दोनों मिलकर चार्ज कितना, 0। हीलियम का यदि हम बात करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, तो वहां पे एक एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन। तो चार्ज वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में और यदि हम लोग जानना चाहेंगे तो प्रॉपर्टीज हम लिखाए हैं। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के ऑनर पे दिया गया है कूलम। जो हम लोग कूलम्स लॉ भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं हम बताएंगे, डोंट वरी, बस क्या है ये बता देंगे, क्योंकि वो आपके बुक में नहीं होगा, जानने के लिए बता दिया जाएगा। तो कूलम एसआई यूनिट है। फिर प्रॉपर्टीज के बारे में यदि बात करें, तो अभी जैसे बताया, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों नेगेटिव रिपेल करेगा।
लेकिन एक यदि पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या करेगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो वही दिखाया मैं पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा देखोगे, आप आगे चल के पढ़ोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब काफी ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेता है तो उसका मास भी वेरी करता है। ये कभी कभी डिफरेंस भी देता है कि कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और कोई चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तो ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज कर जाता है। ठीक है, मास में चेंजेस आ जाता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज, यदि वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे, कितना भी बढ़ा दें, क्या चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉन्स में ही जितना चार्ज है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। वेलोसिटी के चेंज होने से चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसीलिए लिखे हुए हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज रख सकता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि हम बोलेंगे 3.5 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा एक ऑब्जेक्ट चार्ज रख रहा है, नॉट पॉसिबल। आई रिपीट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट में हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज है उसका 3.5 टाइम्स होना चाहिए चार्ज, बोलेंगे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 3.5 नहीं हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज यदि होगा तो इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसी के मल्टीपल पे होगा। n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चार्ज रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसी के मल्टीपल में होगा। प्रोटॉन भी यदि है तो चार्ज का अमाउंट तो सेम है, भले वो पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, क्या यहां तक समझ गए? कोई डाउट है यहां तक में? ठीक है, मिटा दे ये। यस सर। कूलम्स लॉ बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह। वहां पे दो ऑब्जेक्ट था जिसका मास था, यहाँ पे दो चार्ज का बात होगा। मान लो कि दो चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। If two charges are separated by a distance R, तो दोनों के बीच एक फोर्स होगा। दोनों यदि पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो कितना फोर्स से रिपेल करेगा? तो फोर्स का अमाउंट होगा F डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। याद करना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। कूलम्स लॉ क्या करता है? दो चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स का अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को यदि हम लोग मिला देंगे तो ये होगा प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये
Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा हम लोग निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, तो बस स्टेटमेंट हम समझा दिए, बाकी आपको यहाँ से क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखने का है यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस होगा, और जब भी फोर्स नेगेटिव आया मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स है। नेगेटिव फोर्स, यदि यहाँ एक फोर्स यदि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और नेगेटिव क्यों आ सकता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कूलम्ब्स लॉ समझे या नहीं समझे? ठीक है जी, यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ठीक है। ध्यान दोगे, पिछले दिन हम बताए हुए थे करंट के बारे में। करंट का डेफिनेशन क्या लिखाए हुए थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या, मेटल वायर है। तो कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या फ्लो करता है, ये बताओगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि चार्ज दो चीजों के कारण फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है आप समझ सकते हो।
कि कोई भी एटॉम यदि है तो इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, सबसे अंदर होता है, इसलिए प्रोटॉन वहां पे लूज संभव नहीं है। इसलिए कोई मेटल है तो मेटल का इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, और एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो किया, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो किया सर्किट में, उसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, एक ऐसा क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक सर्किट के डेफिनेशन में ही हम लिखा है कि यह एक क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ है, मतलब एक बंद आकृति है, कंटीन्यूअस, कहीं ऑब्लिक नहीं, रुका हुआ नहीं, बिल्कुल कंटीन्यूअस है। मत सोचना कि सर यहाँ पे तो गैप है, ये एक सेल का सिंबल है, सेल सिंबल है, मतलब वहां पे भी गैप नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। बैटरी जब रहेगा तो वो पूरा भरा हुआ है, एक सेल। और जब सेल का कॉम्बिनेशन हो, एक से ज्यादा सेल होगा, 2 3 4 5, तो उसको बैटरी बोलेंगे। तो ये बैटरी है, ये स्विच है, एक एमीटर, एक डिवाइस है जो करंट के अमाउंट को मेजर करता है, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, और कनेक्टिंग वायर्स ये दिख रहे हो आप। तो ये समझ गए कि एक सर्किट में क्या क्या हो सकता है। और भी चीजें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदर लोड्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी डिवाइस हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, इसमें रेसिस्टेंस वगैरह दिखाते हैं, तो वो आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ है जहां से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। और इसमें क्या क्या होता है तो वो लिखे हैं, वायर है, बल्ब है, एमीटर हो सकता है, स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी है। ये एक के बाद दूसरा इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं सीरीज। ये सीरीज में इस तरह से कनेक्शन रख रहा है, तो यही है इलेक्ट्रिक सर्किट। एनी डाउट इन इलेक्ट्रिक सर्किट? बोलोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, फिर से एक बार हम लिखते हैं, ठीक है, और समझो। देखो ध्यान देना, यदि ऐसा है कि सर्किट है, सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मान लो कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन के कारण, मान लो कि 10 कूलम का चार्ज फ्लो किया, मान लो ऐसा दे रहा है कि 10 कूलम का चार्ज फ्लो किया सर्किट में, और कितने टाइम में, मान लो कि 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये बताओ, 1 सेकंड में कितना? बोलो। 2 कैंसिल कर सकते हैं, 10/5 किया, दैट इज 2 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड।
2 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलेंगे 2 एम्पियर, कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, करंट का मतलब क्या, बस हमको ये देखने का होता है कि सर्किट में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये पार्ट, कि इस पार्ट से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए और उसके कारण कितना चार्ज है। तो जितना चार्ज होगा 1 सेकंड में फ्लो किया होगा उसी को बोलेंगे करंट। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दोगे, जैसे पहले भी ऐसा टर्म आता रहा है न्यूटन, तो आप डिफाइन करते थे डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको दे दिया जाए डिफाइन 1 एम्पियर, कैसे डिफाइन करोगे बताओ? The flow of 1 unit charge in 1 second. इफ कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन सब में होता है, प्रोटॉन सब में होता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉम है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है। और एटॉम जो मेटल्स का है, मेटल्स का एटॉम क्या करता है, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और वही लूज किया हुआ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अवेलेबल होता है। कहां पे? सर्किट में। और इलेक्ट्रॉन्स जो सर्किट में अवेलेबल है वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, जिस कारण से करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लिखवाते हैं आगे का। बेटा मिटाए ना? यस सर। Yes.
स्क्रीनशॉट ले लो। हम यही लिखे हुए हैं, जैसे एल्युमिनियम एक एटॉम है मेटल का। यदि हम लोग बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो आप देख रहे हो कि यह 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब 2 8 ऑक्टेट पूरा। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, जो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रह सकता है। तो डुप्लेट कंप्लीट। तो कोई भी मेटल करता क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहता है कि भाई मेरा जो जितना कैपेसिटी है ये पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या गेन करेगा, या शेयरिंग करेगा। तो मेटल हमेशा करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। 1 है हटा दिया, 2 है हटा दिया, 3 है हटा दिया। वही यदि हम लोग बात करेंगे कार्बन का या ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में आपको पता है कि ये है। तो ऑक्सीजन में आप देख रहे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड ऑर्बिट में। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब पाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो उसका ऑक्टेट पूरा। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का टेंडेंसी रखता है, ये देता नहीं है। और एटॉम क्या करता है, सॉरी मेटल का जो एटॉम है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जो सर्किट होगा, मान लो कि ये वायर है, तो वायर में क्या होता है? जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन से वही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। अब सिर्फ जरूरत होगा, ध्यान देना, सर्किट में यदि हम मेटल वायर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब मेटल मेटल का जो एटॉम है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया हुआ है, बस जरूरत है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जाए। और वो सारे मेटल्स को मूव कराने के लिए क्या चाहिए? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए चाहिए क्या? फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी प्रोवाइड करता है। और बैटरी जब उसको फोर्स प्रोवाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने लगता है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे हम ये बताएंगे कि किस तरह से वो ईएमएफ अप्लाई करता है। बैटरी कैसे ईएमएफ अप्लाई करता है? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस के ही कारण होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए? यस। बोलोगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यस। ठीक,
देखो, जब हम मेटल के बारे में बताए तो यहीं से चलो रेसिस्टेंस के भी बारे में जान लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या है? मान लो जो सर्किट में हम जो वायर यूज किए हैं, मान लो एल्युमिनियम वायर है, तो आप समझ सकते हो कि एल्युमिनियम का एक एटॉम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वायर में बहुत सारे एटॉम्स हैं, हर एटॉम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बहुत सारे एटॉम अवेलेबल होगा। ये सर्किट आप देख सकते हो, करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिला? एल्युमिनियम का यदि वायर है तो एल्युमिनियम का हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन है एक एटॉम के कारण, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लूज किया गया है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अवेलेबल होता है सर्किट में मूव करने के लिए। ठीक है, तो फोर्स कौन लगाता है? बैटरी लगाता है। बैटरी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाता है। कैसे? वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम रेसिस्टेंस के बारे में बता दे रहे हैं। तो देखो कि रेसिस्टेंस है क्या? रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या निकलता है? ऑपोजिशन। जब भी करंट फ्लो करता है सर्किट में, जब भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसमें एक ऑपोजिशन भी क्रिएट होता है, और वो ऑपोजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में एक ऑपोजिशन क्रिएट होता है। उसी ऑपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, क्यों क्रिएट होता है? रीजन जानो। जब एल्युमिनियम का ही जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी को हटाते हैं। एल्युमिनियम का एक एटॉम जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या बनाएगा? देखो, क्या 3+ बनाएगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो ये अब क्या बना लेगा? एल्युमिनियम 3+ बनाएगा, एल्युमिनियम का कैटायन बनाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। क्यों ऐसा होता है? कैटायन क्यों बनाता है? याद करना, एल्युमिनियम यदि है, एल्युमिनियम एटॉम यदि है तो इसमें क्या है? 30 इलेक्ट्रॉन्स है और 30 प्रोटॉन्स है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो एल्युमिनियम के एटॉम में कोई चार्ज नहीं, लेकिन जब आयन है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका तो इसमें क्या देख रहे हो कि 10 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, और प्रोटॉन तो लूज नहीं किया, तो प्रोटॉन तो 30 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? 3। तो एल्युमिनियम का एक एटॉम जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब हो क्या रहा है? 10 ही इलेक्ट्रॉन रहा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर रहा है एक दूसरे के चार्ज को, लेकिन 3 प्रोटॉन का चार्ज अभी भी रहेगा, जिस कारण से क्या है? एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसमें 3+ का चार्ज आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? चार्ज कहां से डेवलप होता है, समझ गए? यस। ठीक है, तो अब जब एल्युमिनियम का एटॉम जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो वो कैटायन बना लिया। तो ये जो कैटायंस है, बहुत सारे कैटायंस होते हैं। तो कैटायन क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो वो कैटायन से टकराता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है आगे की ओर, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज और कैटायन में पॉजिटिव चार्ज, जो पीछे की ओर वो अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से क्या होगा? उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है सर्किट में तो क्या होता है? वो कैटायन से टकराता है, और जिस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हो जाता है। और स्पीड जब कम हो रहा है तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होना चाहिए, या 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलता उतना नहीं निकलेगा, थोड़ा कम निकलेगा। और जब चार्ज कम पास करेगा 1 सेकंड में तो करंट का भी अमाउंट क्या होगा? कम हो रहा है, मतलब एक अपोजिशन क्रिएट हो रहा है। इसी अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिस्टेंस। ठीक है, समझ पाए रेसिस्टेंस क्या है?
बोलो, डाउट है? नो सर। ठीक, तो यही आज लिखवा देते हैं। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम पे ही है, ठीक है, ओम। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मीटा के हम इसका रीजन भी लिखा दे रहे हैं। यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया, ले लिया ना? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। ठीक है, इसमें और एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल्स है, हम कराते हैं, और नेक्स्ट क्लास में थ्योरी का यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो, 1 या 2 मिनट हम समय दे रहे हैं, ट्राई करो। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसी पर बेस्ड है।
ये क्वेश्चन बनाओ। हम चाहते हैं कि 1 कूलम चार्ज हो, नेगेटिव में ही सही, इलेक्ट्रॉन के कारण है नेगेटिव में। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन लेना होगा, बनाओ। ये 0.625 कैसा है? ठीक है, क्या है बताओ। मेरा है 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, ठीक है। हम दो तरीके से बना दिए हैं। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला लिख देते हैं। Q का मतलब चार्ज है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। N चाहिए 1 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। उठा के हम उधर ले गए, पॉइंट हम लिए, यहाँ आया 0.2625। पॉइंट जब हम यहाँ कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक जीरो वहां से लेना होगा, तो ये होगा। या आप ऐसे भी बना सकते हो कि इतना कूलम चार्ज, दिस मच
charge is contained by 1 electron. Therefore 1 coulomb charge is contained by 1 by this. ऊपर गया ये सॉल्व हुआ तो वैल्यू इतना आया, मतलब 1 कूलम चार्ज होने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो क्वेश्चंस इसलिए हम बताए 1 कूलम चार्ज छोटा चार्ज नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने देख लो, काउंटिंग भी नहीं आएगा। 6 देके 18 जीरोस, तब 1 कूलम चार्ज होगा। समझ रहे हो?